आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। तेलंगाना में प्रचार प्रसार आखिरी दौर में चल रहा है। कल प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में चुनावी दौरे पर हैं। फिलहाल पीएम मोदी हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम इस वक्त सड़कों पर उतर आया है। प्रधानमंत्री भी अपने जनसभाओं में दावा कर रहे हैं कि बीआरएस को हटाएंगे, कांग्रेस को हराएंगे, तेलंगाना में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। एक तरफ जीत का दावा तो दूसरी तरफ विरोधियों का निशाना। तेलंगाना चुनाव में सबसे दिलचस्प है सियासी दोस्ती पर तू मैं। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है केसीआर को मुख्यमंत्री बनाना। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी तो शुरू से ही पीएम मोदी के खिलाफ हैं। वो केसीआर और बीजेपी के अंदर खाने मिली भगत की बातें कई मंचों पर कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। एक दूसरे का दोस्त और दुश्मन बनाने की इस राजनीति को जनता कैसे देख रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में जो रोड शो कर रहे हैं। लगातार हमने कई राज्यों में देखा है जहां पर भी चुनाव प्रचार से खत्म होने वाला होता है, उससे 1 से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इस तरीके से रोड शो करते हैं। और रोड शो में आमतौर पर भव्य भीड़ दिखाई देती है, कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये रोड शो नैरेटिव भी चेंज कर देता है इलेक्शन का। तो आइए सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों और दावों को आपने सुना, लेकिन ये दावे कितने ज्यादा आगे जाकर सच साबित होते हैं, इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र में 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है और आसिम वकार प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी 2 मेहमान भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। शहजाद जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, 1 से लेकर 60 तक कैसे ये सफर आप तय करेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा ही सीएम बनेगा। आपकी 1 सीट आई थी 2018 के चुनाव में, कैसे बहुमत तक का आंकड़ा छुएंगे आप? क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, वैसे गौनिका जी एक बात बताऊं, अगर बाकी 2 प्रवक्ता ना भी जुड़े ना तो ये एक ही काफी है। क्योंकि देखिए ना, ये तीनों एक ही वायरस के 3 स्ट्रेन हैं। 2G 3G 4G है। 2G कौन? ये बीआरएस वाले 2 जनरेशन से फैमिली पॉलिटिक्स। 3G कौन? ये ओवैसी वाले 3 जनरेशन से फैमिली पॉलिटिक्स। और 4G तो आप जानती ही हो, सब लोगों को लूटने का काम 2G में किया और 4G पॉलिटिक्स भी करते हैं। ये तीनों भी परिवारवाद फर्स्ट, भ्रष्टाचार फर्स्ट और तुष्टीकरण फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। तो ये तीनों ही वायरस का एक ही उपाय है, मोदी वैक्सीन। ये बीजेपी की वैक्सीन ही जब लगेगी ना, तब ये बीमारी जो है मुक्त होगी और भाग्य बदलेगा हैदराबाद का। मैं आपको एक एक करके उदाहरण देता हूं। अब देखिए, ये 2G वाले आ चुके हैं। ये 2G वालों से पूछे, दलित मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, क्या हुआ? परिवार को बना दिया, आप परिवार के बेटे को बताना चाहते हैं। इनसे पूछे कि 31 लाख किसानों में से कितने किसानों को कर्ज माफी दे दी, नहीं जवाब दे पाएंगे। पूछे कि 1-1 लाख हेक्टेयर हर जिले में, हर विधानसभा में इन्होंने बोला था कि सिंचाई करेंगे, कितना किया, नहीं जवाब देंगे। दूसरे वाले जो है उनके साथ रहते हैं, इनको एक वोट दिया मतलब बीआरएस को ही वोट दिया। अगर बीआरएस को वोट दिया तो कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस को वोट दिया तो उनके 12 विधायक जो है बीआरएस में आज चले जाते हैं। तो एक दूसरे को वोट देना मतलब एक ही को वोट देना है। इनसे पूछे, जिस प्रकार से इन्होंने तुष्टीकरण का नंगा नाच किया है, हैदराबाद के लिबरेशन डे का भी तीनों मिलकर एक मैसेज नहीं डाल सकते 17 सितंबर को। ऐसी निजामी मानसिकता है। एक सर तन से जुदा के नारे को समर्थन देता है, दूसरा कहता है कि मैं मुस्लिमों के लिए आईटी पार्क बनाऊंगा, तीसरा कहता है कि मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर। तो ये जो तीनों बीमारियां है, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की, इसके खिलाफ केवल बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। और इसीलिए पूरे तेलंगाना के लिए विकल्प हम ही हैं। आप देखिए, हमारे एक ही सीट हुआ करती
मायावती जी आपने सही बताया 4% वोट था। 2019 लोकसभा आए, 20% वोट हुआ, 4 लोकसभा की सीटें आई। उसके बाद हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, उसमें हम नंबर 2 पार्टी बने। उसके बाद 2 बाईपोल हुए, उसमें हम 2 बाईपोल में जीते, 1 बाईपोल में नंबर 2 आए। तो इसका मतलब तेलंगाना की जनता ने देख लिया है कि सही मायनों में इन बीमारियों का विकल्प अगर कोई है तो वो मोदी वैक्सीन है, और इसीलिए हमें ही मौका मिलेगा। और हम ही इसलिए, मैंने देखिए मैं आपको बताता हूं, तेलंगाना के साथ धोखा किया कांग्रेस ने। तेलंगाना का वादा 2009 में किया था, बनाते बनाते 2014 लग गए, उसमें कितने युवाओं को शहीद करवाया इन्होंने। हमने तेलंगाना के लोगों को 2.5 लाख करोड़ पिछले 8-9 वर्षों में दिया। यह संयुक्त आंध्र प्रदेश को, जिसमें तेलंगाना आंध्र था, मिलाकर 10 साल में 2 लाख करोड़ दिए। हमने तेलंगाना के लोगों को 34 वंदे भारत में से 3 वंदे भारत हमने दी। हमने तेलंगाना के लोगों को आज सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी दिया, 70 साल में क्यों नहीं बना। हमने तेलंगाना के लोगों के लिए अब टर्मरिक का बोर्ड बनाने का काम किया है, जिससे कि टर्मरिक का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो मुझे बताइए ना, ये सारे ऐतिहासिक काम क्यों नहीं कर पाए। और तेलंगाना के केवल लोगों का अपमान, चाहे वो पी श्रीरामुलु हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो अंजया जी जो तेलुगु भाषी थे, उनका अपमान कांग्रेस ने किया है सदैव। ठीक है, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, और कृष्णक मन्ने बीआरएस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णक मन्ने जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तेलंगाना के लिए, ये आरोप बीजेपी हर मंच से लगाती है। आपने बर्बाद करके रख दिया तेलंगाना को, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। और क्या आपको लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी आप पर भारी पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं डैमेज आप लोगों को इस बार तेलंगाना के इलेक्शंस में हो रहा है? गोनिका जी, गुजारिश है कि बीजेपी वाले अगर दिल्ली के स्टूडियो से कभी तेलंगाना आए और तेलंगाना में रहे तो तब मालूम पड़ेगा। इसीलिए ना, मुनगोड़ में भाजपा के जो एमएलए थे क्यों हार गए? उनका खुद का सीट तो चले गया। सिर्फ 1-2 चुनाव उनके जो सपोर्ट में थे वही बताते हैं क्यों वो जीत ना सके। क्यों उनका एमएलसी सीट भी हम जीत लिए। क्यों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर अश्विनी कुमार जी तेलंगाना के फसल, आज राइस बोल ऑफ इंडिया है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बता रहे हैं। बिना पानी के कैसे यहाँ पे बिजली आ रही है, कैसे यहाँ पे फसल हम लोग पैदा कर सक रहे हैं। अगर कुछ ही नहीं हुआ तो क्यों पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत मिशन भगीरथा, जो हमारे पानी का हर घर नल का जल जो आपने कॉपी किया है ना हमसे, वो हमारे तेलंगाना में शुरू हुआ है। जो आज आपने किसान सम्मान निधि कॉपी किया है ना, वो हमारे रैतु बंधु का नाम है। आज जो भी अगर केंद्र सरकार, यहाँ पे केंद्र मंत्री स्वच्छ ग्रामीण अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो केंद्र सरकार देती है, 21 में से 19 तेलंगाना को आ रहे हैं। बिना कुछ काम किए आ जाएंगे गोनिका जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, तेलंगाना इज द 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है कृष्ण जी, काम तो आपने गिना दिए, लेकिन आप लोग को लगता है कि इस बार आपको डैमेज कर रही है बीजेपी? पिछली बार 1 सीट पर थी, लेकिन जो बीच में उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीटें जीती, हैदराबाद के नगर निगम इलेक्शंस में जीती, तो एक आक्रामकता आप लोग को दिख रही है बीजेपी की वहां पर, जिससे आप लोगों को नुकसान होता दिख रहा है आपको? गोनिका जी, असेंबली इलेक्शंस अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है, म्युनिसिपल इलेक्शंस अलग है, उपचुनाव अलग है। बाई इलेक्शन बहुत सारे भाजपा हार चुके, एमएलसी भाजपा खुद की सीट हार चुकी। हाँ, लोकसभा में थोड़े से बहुत उनको सीट आ गए, पर अगर गए असेंबली के चुनाव अगर देखेंगे तो 100 सीट में उनको तो डिपॉजिट ही नहीं मिला। इस बार उम्मीदवार भी नहीं मिले भाजपा को। इसीलिए लास्ट दिन तक, आखिरी दिन तक, अरे हमने तो 3 महीने पहले चुनाव के लिए हमने घोषणा भी कर दिया हमारे उम्मीदवारों को, पर उन्होंने तो आखिरी दिन तक ले लिया है ना। ठीक है, बाकी मेहमानों से भी जवाब। एक ही चीज गोनिका जी, उनके पास मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है, इसीलिए ये हम लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ते हैं और कांग्रेस हमको भाजपा के साथ जोड़ती है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी। ठीक है, जब चुनाव आते हैं 90,000 करोड़ देते हो, गिफ्ट सिटी देते हो आईएफएससी, पर हमारे लिए बुलेट ट्रेन नहीं आता है। ठीक है कृष्ण जी, मैं उस पर भी आऊंगी। मैं कौन किसके साथ है, कौन किसकी बी टीम है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके 12 विधायक बीआरएस में चले गए, अब आपके पास आंकड़ा बेहद कम रह गया तेलंगाना में। कैसे आप लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे? आंकड़े आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे आप लोग को लग रहा है कि सरकार बन जाएगी कांग्रेस की? 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। आप इस देखिए ना, इस फ्रेम में 3 लोग बैठे हुए हैं और आपस में लखनवी नूरा कुश्ती बोलते हैं, आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और तीनों लोग हमसे लड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। लखनवी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लखनऊ से बैठ करके आपको बता रहा हूं, भाजपा और बीआरएस दिल्ली में एक हो जाते हैं और बीआरएस और एएमआईएम हैदराबाद में एक हो जाते हैं।
तो यानी एएमआईएम, बीआरएस और भाजपा, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सारी दिल्ली में राज्यसभा के 100% बिल्स जो है बीआरएस पास करवाती है भारतीय जनता पार्टी के, वो आपके सामने नजर नहीं आता। वहां पर टी राजा के सामने क्या नाम एएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करता है और मिल करके लोग चुनाव लड़ते हैं। हमसे कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए एएमआईएम वाले, और अपना वहां पर तेलंगाना में ये सब बातें नहीं करते। तो ये सब लोग, इनकी जो रली मिली कबड्डी है ना, ये जनता इस बार सब समझ गई है। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स क्या नाम कांग्रेस पार्टी को वहां पर मिल रहा है, और आधी से ज्यादा बीआरएस के नेता, और भाजपा का तो खैर कहना ही क्या, ये सब इधर उधर की बातें करते रहते हैं। सारी की सारी भाजपा के जो नेता हमारे यहां से वहां चले गए थे, इन लोगों ने इंपोर्ट कर लिए थे, आज की डेट में हमारे पास आ गए। और एक चीज जान लीजिए, हम बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। लोग थक चुके हैं इनके झूठे वादों से, इन तीनों लोगों के। हाँ, लोग थक चुके हैं इनकी सारी मिथ्या बातों से। फार्म हाउस भेजेंगे केसीआर साहब को भी, और ये जितने जुमलेबाज हैं ना, झूठ बोलते रहते हैं, छल करते रहते हैं, पब्लिक के साथ कपट करते रहते हैं, भाजपा वाले प्रपंच करते रहते हैं, इनको इनकी जगह तेलंगाना दिखाएगा। एक सीट जीतने रहे और कह रहे हैं कि साहब पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे यूपी में बना दो ना, यूपी में बना दो आप पिछड़ा मुख्यमंत्री, यहां तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं बनाते हो पिछड़ा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? ठीक है सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए, आप कह रहे हैं ये तीनों एक साथ मिले। अगर ये तीनों एक साथ मिले, मैं कहती हूँ एक सिचुएशन में मान भी लेते हैं, तो आपके लिए क्या ये चैलेंज नहीं? आप कैसे रिटेन करेंगे? रिटेन क्या, आप कैसे जीतेंगे सीटें? क्योंकि एआईएमआईएम ने तो अपने आप को रिटेन कर लिया है, बीआरएस ने अपनी सीटें बढ़ा ली है, आप कैसे उस पर पूरी पिक्चर में फिट होते हैं? आप इस वक्त बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ 30 तारीख का वोटिंग का इंतजार कीजिए। जिस तरीके से पब्लिक ने मन बनाया, हम तो पहले से हम तो 10 साल से मन बना रहे थे, पब्लिक नहीं थी साथ में, इसलिए हम नहीं चुनाव जीत पा रहे थे। इस बार पब्लिक ने मन बना लिया है बीआरएस, एएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के नापाक गठबंधन को सबक सिखाने का। हम जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वहां हमारा चुनाव लड़ रही है। अगर हम जनता के नेतृत्व में चुनाव नहीं, अगर हमारे नेतृत्व में लड़ रही होती तो फिर हमारा हाल बुरा होता। लेकिन हम जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी वहां बढ़ रही है। ये आपको वहां से अगर आप अपने लोगों से पूछे तो भी पता चलेगा। हाँ, इन तीनों लोगों से पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये अभी हमारे ऊपर, तीनों लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, ठीक है। आसिफ वकार जी, किसकी टीम में है ओवैसी? किसकी कार में सवार है? बीआरएस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ है, किसके साथ हैं आप लोग? कहां जा रहे हैं ओवैसी? बी टीम किसकी है आप? बड़ा मजा आ रहा भाई। रेवंता रेड्डी की भी टीम नहीं है, अजय राय की भी टीम नहीं है, नाना पटोले की भी टीम हम नहीं बन सकते, हम आरएसएस की भी टीम नहीं बन सकते। वो कांग्रेस को मुबारक। अच्छा, मजेदार बात देखिए कि जो आरएसएस से पैदा हुआ, आरएसएस में खेल कर बड़ा हुआ, वो आदमी दूसरों को बीजेपी का एजेंट कह रहा है। उत्तर प्रदेश में अजय राय आरएसएस की पैदाइश, आरएसएस की जवानी, और कांग्रेस में आके अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है। मान लीजिए इनकी बात। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने ही एलाई पार्टनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का बी टीम बता रही है। मानिए, तेलंगाना में जो आदमी पैदा हुआ आरएसएस की गोद में, बड़ा हुआ आरएसएस की गोद में, खेला आरएसएस की गोद में, वो आदमी कह रहा है कि बीआरएस और एमआईएम बीजेपी की भी टीम। अब आरएसएस के लोग आरोप लगाएंगे, हद हो गई पूरी कांग्रेस बीजेपी की। दूसरी एक खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर एमआईएम और बीआरएस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और दोनों मिलकर लड़ रहे हैं बीआरएस और एमआईएम से। ये अच्छी बात है। दोनों नेशनल पार्टियां स्टेट पार्टी से लड़ रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा है। और एक जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पूरे तेलंगाना में टी राजा सिंह की बीजेपी की सीट है जो इस बार हार जाती। बीआरएस के कैंडिडेट को एमआईएम, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है उनसे, हमने उसको सपोर्ट किया। लेकिन जो जमीन पर जो खबर चल रही है, जो पब्लिक में खबर यह है कि टी राजा सिंह ने अपनी सीट बचाने के लिए
ये कहा कि कांग्रेस अगर कैंडिडेट खड़ा कर दे तो हम 5 करोड़ रुपए देंगे, हमको बचा लो। तो 5-5 करोड़ रुपए वो खर्चा करके अपनी सीट बचाने के लिए कैंडिडेट खड़े करवा रहे हैं। इसकी आप जांच कराइए। ठीक है। बीआरएस जीत रही थी, वहां से एमआईएम ने फुल सपोर्ट किया था। अब उनको नहीं समझ में आया, वो चाहते हैं कि बीजेपी जीते, क्योंकि जब बीजेपी रहेगी तो कांग्रेस रहेगी। बीजेपी खत्म, कांग्रेस खत्म। ठीक है। ये दोनों सगी बहनें हैं। ठीक है शहजाद, इनकी माँ का नाम है आरएसएस। ठीक है ठीक है ठीक है आसिम जी। शहजाद हाँ, मैं बड़ी बेटी आप जवाब भी कांग्रेस है, दीजिएगा। छोटी बेटी बीजेपी है। ठीक है आसिम जी। ये दोनों चाहते हैं कि स्टेट में पार्टीज खत्म हो जाएं। ठीक है ठीक है शहजाद, इनका जवाब तो दीजिएगा। इसके अलावा क्या आप एक ट्रायंगुलर फाइट बनाने के लिए ही आप लोगों ने इतनी आक्रामकता से तेलंगाना में प्रचार किया? क्योंकि साउथ में, कर्नाटक में आप लोगों को जैसी हार मिली, आपको लगता है कि ये तेलंगाना आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक लोकसभा चुनाव में फायदा कर सकता है? क्या उसी मकसद से आप लोग सिर्फ तेलंगाना में इतनी जद्दोजहद से आप लोग लगे हुए हैं? देखिए, वकार साहब बता रहे थे कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बहन है, तो उनको शायद पता होगा कि केसीआर जी का राजनीतिक जन्म किस पार्टी में हुआ, वो कहाँ से निकले हैं, वो कहाँ की उपज है। उसी की उपज है जहाँ से उनके विधायक भाग कर आ जाते हैं। अच्छा मान्यवर, आप कहाँ पे बैठे थे, किसकी गोद में बैठे थे 2004 से लेकर 14 तक? अब छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को इतनी गालियां देते हैं और फिर सामने पीछे से जाके बुरके के पीछे हाथ मिला लेते हैं आप लोग। और तीनों पार्टियों का एजेंडा तो एक ही है ना। आप बताइए, तीनों को पूछिए कि 17 सितंबर को विश किया क्या हैदराबाद लिबरेशन डे? नहीं। तीनों को पूछिए क्या मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। तीनों को पूछिए कि तुष्टिकरण के लिए सब कुछ करेंगे? हाँ करेंगे। इनसे एक को तो पूछ लीजिए कि माड़ीगा आरक्षण आज तक क्यों नहीं दिया इन्होंने, क्यों नहीं दिया इस समाज को आरक्षण? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। ये 3 वे फाइट ही नहीं है, ये 3 वे फाइट नहीं, ये 2 वे फाइट है। एक फाइट है इन लोगों के जो संयुक्त अलायंस है, ओपन या डिस्क्लोज्ड जो भी है, और सामने हम हैं, हम ही विकल्प है। और इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैं मेन वाले वायरस से ही पूछ लेता हूं, जो मेन बीमारी है उसी से पूछ लेता हूं। बीआरएस वाले बताए कि क्या आपने कहा था कि 31 लाख किसानों को कर्ज माफी देंगे, संपूर्ण कर्ज माफी? कितने लाख किसानों को मिला? जरा आंकड़ा बताइए, जरा बताइए मुझे कि आपने दलित मुख्यमंत्री का बोला था हाँ या ना? उनको बनाया दलित को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाया? हम तो बीसी बनाने के लिए तैयार है, आपने दलित को क्यों नहीं बनाया? बता दीजिए। ये भी हमें ताने मार रहे थे, भाई हमने तो पिछड़ा प्रधानमंत्री दे दिया, आप पिछड़े प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए। कौन है आपका इंडिया अलायंस का, गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा? नहीं बता पाएंगे। फिर उसके बाद 32,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी। 40 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? एक को जवाब नहीं आएगा। दिया क्या? कालेश्वरम प्रोजेक्ट में घोटाला, ओआरआर प्रोजेक्ट में घोटाला, किस प्रकार से कोयला घोटाला, ग्रेनाइट घोटाला, हैदराबाद फ्लड रिलीफ में घोटाला। तो ये तीनों पार्टियां जो है, देखिए ये लखनवी नूरा कुश्ती नहीं है। ये इन्होंने शो में आने से पहले एक दूसरे को व्हाट्सएप किया है कि थोड़ा थोड़ा ही अटैक करना है, और सबसे ज्यादा अटैक बीजेपी को ही करना है। इसलिए देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी एक भी करप्शन का स्कैम नहीं गिनवा रहे। शराब घोटाले के बारे में छाती पीटेंगे दिल्ली में, पर यहां पर एक वक्त एक लाइन नहीं बोल पा रहे शराब घोटाले पर। ये सेटिंग है। इनसे पूछे कि सर तन से जुदा के नारे के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे भैंसा राइट्स में? क्योंकि कांग्रेस वाले खुद साथ में खड़े थे एमआईएम वालों के साथ। इसीलिए ये तीनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और हम लोग 1 वर्सेस 1 फाइट है। हम एक और ये सारे लोग। ये आरोप आप पर भी लगता है। ये राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, ये तो आप पर भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी को तो अपनी पार्टी में भी यार नहीं मिल रहे, तो राहुल गांधी को निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति में किसी और का यार ही नजर आ रहा है। परंतु यार बार बार बदलने की बीमारी तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की है। बताइए ना कि ओवैसी साहब के साथ याराना किया कि नहीं 2004 से 14 तक? केसीआर साहब के साथ याराना किया कि नहीं? पहले केसीआर साहब थे कि नहीं आपके साथ में? फिर क्यों छोड़कर गए? तो मुझे लगता है जिनका पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि यार बदलने का हो और अपनी सहूलियत के हिसाब से याराना बनाने का हो, कभी समाजवादी के साथ, कभी समाजवादी के खिलाफ, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो याराना का बोलना ही नहीं चाहिए। आजकल नई नई यारी बनी है आम आदमी पार्टी के साथ। बताइए, जिनको दिल्ली से लेकर पंजाब में गरियाते हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन में बन जाते हैं। वो तो क्लियर करते हैं, वो तो कहते हैं कि लोकसभा के लिए बनाया है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। आप लोग उल्टा आरोप लगाते हैं कि मोदी के यार हैं ओवैसी और केसीआर, लेकिन ये आप पर भी आरोप लगता है कि आप लोग ही वो हैं जिन्होंने बर्बाद कर दिया तेलंगाना को। आप भी उसी राह पर है। आप एक बीमारी को छोड़कर दूसरी बीमारी को तेलंगाना की जनता नहीं पैदा करेगी वहां पर, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। देखिए, 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो शहजाद भाई इस समय बहुत परेशान है, इसलिए हम इनको और परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वहां पर ये विकल्प ही नहीं है।
वहां पर तो इनके एक सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इनके ऊपर समय खराब करके कोई फायदा नहीं है। इस समय शहजाद भाई बहुत परेशान है, हैरान है, निराश है। इस तरीके की हैरानी निराशा हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों तक हैरान निराश रहे 2014 के बाद, तो शहजाद भाई की खीज हम समझ सकते हैं। तो शहजाद भाई परेशान मत हो, आगे अपना देखना। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, 2014 से आप उठाइए, राज्यसभा के जितने बिल उठा लीजिए, सारे बीआरएस ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, हाँ या ना ये दोनों लोग बता दे। कृष्णक साहब बैठे हुए प्रवक्ता बीआरएस के अच्छे इंसान हैं। दूसरे ये क्या नाम है अपना शहजाद भाई बैठे हुए हमारे पुराने साथी हैं, 2024 के बाद फिर हमारे साथ आ जाएंगे। तीसरी बात आ जाती है अपना क्या नाम असीम साहब की। तो असीम साहब के साथ ये बता दीजिए कि बीआरएस और असीम साहब आपस में मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। तो जब ये आपस में मिले हुए हैं और केंद्र में बीआरएस टोटल सपोर्ट करती है, तो आज हैदराबाद तेलंगाना पूरा एक चीज चुन रहा है कि इन दोनों का प्रॉक्सी वार हो या इन तीनों के साथ में हम अकेले लड़ रहे हैं, जनता हमें सपोर्ट कर रही है, जनता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आखंड में ब्रेक का वक्त डूबी हो गया है, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तेलंगाना में कौन किसका यार, कौन किसकी कार में सवार और किसकी बनेगी सरकार, इसी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। वो कहते हैं ना, दुष्यंत ने एक जगह पर लिखा था कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको उदाहरण के साथ प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एमआईएम की तो खैर कहने की बात नहीं है, वो तो नॉन गठबंधन है बीआरएस के साथ। आप देखिए, श्री राहुल गांधी जी के ऊपर बीजेपी ने 23 मुकदमे लगाए, और जिस प्रोजेक्ट को ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, जिस तेलंगाना में ये कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वहां पर आकंठ में डूब गए केसीआर, आज तक एक भी मुकदमा क्या केसीआर के खिलाफ इन्होंने किया? राहुल गांधी के खिलाफ तो 23 मुकदमा कर दिए, ठीक है ना। अभी अगर कविता के भी खिलाफ मुकदमा किया है, तो भी वो दिल्ली वाले केस में, क्या नाम, हैदराबाद के भ्रष्टाचार के केस में बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो शहजाद भाई, बोलने से पहले आप सोच तो लिया करो। हम जानते हैं आप मानसिक रूप से परेशान हो कि बहुत आसन्न हार है, 5 राज्यों में आपकी हार है, कहीं आप नहीं जीत रहे हो, इसलिए हमें आपसे सहानुभूति है। परेशान मत हो, आराम से सभ्य तरीके से बोलो, जैसे हम लोग पिछले 10 साल से बोल रहे हैं। ठीक है शहजाद, मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक जरा कृष्णक बने जी से जवाब ले लूं। कृष्णक जी, आप पर ये लगातार आरोप लग रहा है कि आप इनकी तरफ है, आप उनकी तरफ है। आप एक बार स्टैंड क्लियर कर दीजिए, किसकी तरफ है आप लोग? किसके साथ आप लोगों ने गठबंधन कर रखा है, साठगांठ कर रखी है चुनाव के लिए? तेलंगाना के लोगों की तरफ। कितने बार दिखाए, कितने चुनाव में दिखाए गोनिका जी, अरे कितने बार हरा दिया, फिर भी थोड़ा सा तो बार बार आप पर आरोप क्यों लगते हैं? बार बार क्यों आरोप लगते हैं आप पर? देखिए, मैं एक ही बात पूछता हूँ गोनिका जी, मनमोहन सिंह जी भी जीएसटी में उन्होंने केंद्र सरकार के साथ वोट किया है ना जीएसटी के लिए राज्यसभा में, तो मनमोहन सिंह जी भी टीम भी हो गए। अरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत चहीते हैं राहुल गांधी जी के, आर्टिकल 370 में उनका क्या स्टैंड था, केंद्र सरकार के साथ थे ना, तो वो भी हो गए टीम भी। अरे पार्लियामेंट के बिल के बारे में आके तुम राजनीति कर लेते हो भाई। हम बोल रहे हैं अगर उतना ही प्रेम है तो देखिए, आज कांग्रेस ने कंप्लेंट दे दिया, कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कंप्लेंट दे दिया कि रैतु बंधु रोक दो, क्योंकि डर रहे रैतु बंधु, किसान अगर रैतु बंधु मिल गया तो बीआरएस को वन साइड वोट गिरेगा। कांग्रेस ने कंप्लेंट दे दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी रोक दिया उन्होंने। देखिए कौन साथ है। और एक बात कह दूंगा मैं, यहां राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं, पर क्यों राहुल गांधी जी या उनके आरएसएस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, जहां पे बीजेपी के जो एमएलए और उम्मीदवार है ना, राजा सिंह, बंडी संजय, धर्मपुरी अरविंद और ईटल राजेंद्र, क्यों अभी तक वहां पे एक बार भी एक रैली या कृष्णक जी, आप जिस इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, उसी इलेक्शन कमीशन ने तो 2018 में भी इलेक्शन कंडक्ट कराए थे, तब तो आपकी सरकार बनी थी। ये हर बार इलेक्शन कमीशन क्यों बीच पे ले आते हैं?
नहीं, अगर किसान सम्मान निधि हो सकता है तो रैतु बंधु क्यों नहीं? किसान सम्मान निधि तो परसों चुनाव के बीच में दिवाली गिफ्ट भाजपा ने खुलवा दिया ना, तो क्यों रैतु बंधु को रोक रहे हो? मेरा एक ही प्रश्न है गोनिका जी, उनको बताना चाहिए क्यों राहुल गांधी या रेवंत रेड्डी राजा सिंह के पास, बंडी संजय के पास, अरविंद ईटल राजेंद्र के पास क्यों प्रचार नहीं कर रहे, क्यों कैंपेन नहीं कर रहे? डम्मियों को वहां पे, डम्मी उम्मीदवारों को क्यों रखा है आपने? जो दूसरे क्षेत्र के हैं उनको लाके आपने गोशा महल में बंडी संजय के पास, अरविंद के पास लगा दिया, और एक भी अभी तक रैली नहीं निकाला। अभी तो चुनाव भी खत्म होने को आ गए। यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा ये आरएसएस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और बीजेपी जो मोदी जी को कभी कुछ नहीं पूछते, कैसे मिले हुए हैं, इसीलिए दोनों। ठीक है, मैं उसका जवाब शहजाद से ले लेती हूँ। ठीक है शहजाद, एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन में केसीआर के लिए, और ये रोड शो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में कर रहे हैं, भीड़ दिख रही है, लेकिन ऐसी भीड़ तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैलियों में भी दिखती है, ऐसी भीड़ तो केसीआर की रैलियों में तो शायद डबल होती है, वो तो भीड़ इतनी ज्यादा जुटा लेते हैं। इसका असर होगा, आपको लग रहा है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा? देखिए, अगर हम लोगों का किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता तो आज बताइए, हमने तो कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार किया है केसीआर की फैमिली ने, उस एक एक भ्रष्टाचार के मामले में जैसे हमारी सरकार 3 दिसंबर को बनेगी तो एसआईटी की जांच होगी। अब बताइए, कांग्रेस इसकी बात नहीं कर रही है ना, एमआईएम तो चलो उनके साथ ही है, तो कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हम इसकी जांच कराएंगे? क्योंकि इन दोनों का अंदर से कनेक्शन है। आप बताइए ना, 12 एमएलए छोड़कर, 18 में से 12 एमएलए छोड़कर तुरंत केसीआर की पार्टी में चले जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को पता नहीं था? अरे भाई, मेरी मनोवैज्ञानिक दशा पता करने के बदले आप रेवंत रेड्डी की, हनुमंता राव की, उत्तम कुमार रेड्डी की मनोवैज्ञानिक दशा पता करते। सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर राजपूत, आप उधर पता करते कि क्या दिशा है, दशा है। अब छोड़ दीजिए इस बात को, आपकी लखनवी मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगती है, आप इसको बनाए रखें। पर मेरा सवाल आपसे, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप एक बात बताइए, आप वादा कीजिए कि कभी भी बीआरएस के साथ आजीवन हम किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करें। हम तो कहते हैं कि हम तो नहीं करेंगे, आप एक बार स्टेटमेंट तो दीजिए। आप कल तक आम आदमी पार्टी को कोस कोस के गालियां देते थे, ये बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, जाकर कर दिया गठबंधन। आप एमआईएम को कोसते रहते हैं, एमआईएम के साथ बिहार में जैसे ही नंबर आने लगे तो एमआईएम को आपने डोरे डालना शुरू कर दिया था कि 5 विधायक आ जाए, 5 विधायक आ जाए, हमारे साथ सरकार बना लो। और फिर पता चला कि हमारी सरकार बननी है तो उनको तो 4 विधायकों को आपने एमआईएम का शामिल कर दिया आरजेडी में। भाई, इतने ही वो गंदे हैं, एमआईएम के लोग सांप्रदायिक है, तो उनके 4 विधायकों को बिहार में कैसे ले लिया आपने? अब तब आपको नहीं नजर आया कि ये एमआईएम के लोग हैं, ये सांप्रदायिक है, ये भाजपा का पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं? वाह, गजब है। और देखिए, आखिरी बात, मैं फिर से चुनाव पे आना चाहता हूं। बीआरएस के प्रवक्ता बताए, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनाने का वादा क्या किया आपने? आप बताएं कि नहीं, बताइए ना, आप वादा का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आज रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि आपने कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया। एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सरकार का रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए भाजपा 2 करोड़ बदलने वाली है। 2 करोड़ क्या हुए आपके? ठीक है सुरेंद्र जी, 2 करोड़ की रोजगार। ठीक है, मैं आपको पूरा हिसाब देने को तैयार हूं। 10 मिनट डिबेट बढ़ा दीजिए। 2 करोड़ हर वर्ष कैसे पैदा हुए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है कृष्णा जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र जी, आपके विधायक आपके पास टिक नहीं पाते, आप शहजाद कह रहे हैं उनकी मनोदशा की बजाय उनकी अपने विधायकों की मनोदशा आप देख लेते तो शायद बेहतर होता। और अमित शाह ने कहा कि आपके विधायक तो चाइनीज चीजों की तरह है, गारंटी नहीं है इनकी कोई। उसी चाइना से इनका कितना संबंध है भाजपा वालों का, जिस चाइनीज बात कर रहे हैं कि मैंडलिन को गुजरात की दूसरी राजभाषा बनाने के मूड में थे ये लोग, ऐसा इनका हाल है। अब इन लोगों की बात छोड़ दीजिए, ये लोग चाइना वालों को चाय पिलाते, झूला झुलाते, उनके गांव जाते, ये इनके गांव आते, 18 बाद उस आदमी को झूला झुलाते हैं जिसने हमारे 20 सैनिकों का बेरहमी से कत्ल किया। ऐसे लोग तो ये लोग हैं चाइना के, ये लोग क्या बात करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं शहजाद भाई, ज्यादा आपके ऊपर समय नहीं खराब करना। वहां पर हैदराबाद में आप हो नहीं कुछ भी, वहां पर बाकी जगह पर हो आप, तो वहां पर हम पूरी बात करेंगे आपसे। हम बीआरएस से कोई हमारा ना संबंध था, ना है और ना रहेगा। लेकिन आप तो हमको बता दो, राज्यसभा में काहे को उनके पीछे पीछे लगे रहते हो? सारी राज्यसभा 2014 से 2023 तक सारे बिल आप ही के सपोर्ट करते हैं। वो जादू की छड़ी क्या है? एक बात। दूसरी बात, आप बताओ हमको, पीडीपी से आपका क्या जायज रिश्ता है, नाजायज रिश्ता है, ये आप हमें बता दो। आप हमको ये बता दो कि जिन जिन लोगों को आपने छोड़ रखा है आज तक,
पहले पकड़ते थे, फिर छोड़ते थे, फिर पकड़ते थे। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का है, आसिम भाई भी इस बात का सपोर्ट कर देंगे, बाकी चीजों में तो हमारे विरोध में है। ओम प्रकाश राजभर ने, गुनिका जी, इनको मां बहन की गाली दी है, नरेंद्र मोदी जी को भी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ को भी। ओम प्रकाश राजभर, नाम सुन लीजिए। मां बहन की गालियां दी हैं चुनाव में, मां बहन की, जो हम दोहरा नहीं सकते आपके सामने। लेकिन उसके बाद भी आखिर ये मजबूरी क्या है? हमारे विरोध के बाद भी आसिम बकार से पूछ लीजिएगा। सुरेंद्र जी, मजबूरियां क्या जो आप लोगों को इंडिया लाइंस पे ले आई है? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वो फिर कौन सी मजबूरियां जो आप लोगों को इंडिया लाइंस पे ले आई? नहीं, हमारे ऊपर जब आरोप लगाते हैं तो आरोप का जवाब भी तो इन्हें देना। हमने तो कहा बीआरएस से हमारा कोई संबंध न था, ना है, ना रहेगा। दूसरी बात ये बताएं कि ओम प्रकाश राजभर से मां बहन की गालियां खा करके आज फिर उसी को अपने गठबंधन में काहे ले आए, ये तो बताएं। मां बहन की गालियां खाई हैं इन्होंने, उसके नीचे नहीं खाई हैं, आप बात समझ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर पर ये जवाब दे, हमारा बीआरएस से कोई संबंध नहीं रहेगा, हम तो खुलेआम कहते हैं। ठीक है, एक आसिम जी से मैं रिएक्शन तुरंत जवाब दे दूं। एक मिनट, एक आसिम जी से रिएक्शन ले लूंगा। आसिम जी, किसके साथ है एआईएमआईएम? किसको फायदा पहुंचाएगी इस बार के इलेक्शन में? इस बार किसकी कार में सवारी किसकी हो रही है, ये तो आपने जवाब दिया, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इधर के भी हैं, आप उधर के भी हैं। किसकी तरफ है? मोदी की बी टीम आपको बोला जाता है। देखिए एमआईएम के बारे में एक बात पूरा देश जानता है कि एमआईएम कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ न थी, न है, न रहेगी। ये जितने लोग बैठे हैं, ये जितनी पार्टियां हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब बीजेपी को सपोर्ट कर दें, कब बीजेपी के बिल को सपोर्ट कर दें, कब बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर दें। सब कर सकते हैं, बीआरएस भी कर सकती है। सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी ने यूएपीए बिल, जीएसटी बिल, अरे मैडम बोलने तो दीजिए, सुना कीजिए दूसरों को, बोलिए। उसके बाद बोला कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी बिल, यूएपीए बिल और ट्रिपल तलाक, जो सबसे अहम बिल था, उसको सपोर्ट किया लोकसभा में बीजेपी के बिल को। पूछिए इनसे, हमने तो नहीं किया, एमआईएम ने तो नहीं किया। तो आप दोस्त है ना मोदी जी के, तभी तो सपोर्ट किया, या मुसलमानों के दुश्मन है आप? बताइए, आप जवाब दीजिए। ठीक है, दूसरी बात सबसे बड़ी जो अहम बात है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें गिरी, कांग्रेस के ही लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई। एमआईएम तो कभी नहीं गई बीजेपी में, ना एमआईएम बीजेपी में जाएगी, ना एक भी विधायक बीजेपी में जाएगा। आपकी कोई गारंटी नहीं है, कल को अगर आपको भी ऑफर मिलेगा तो आप भी चले जाएंगे। तीसरा सबसे अहम सवाल, आपके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय ने अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को बीजेपी के एजेंट कहा। क्या आप अपने प्रदेश के अध्यक्ष से सहमत हैं? ठीक है आसिम जी। शहजाद, जवाब दीजिए दोनों का, कांग्रेस का भी। मैं तो केवल एक ही तथ्य जोड़ना चाह रहा था कि नारी, नहीं, शहजाद नहीं है, इनसे जवाब लीजिए। सुरेंद्र राजपूत से जवाब ले लीजिए। एक बार शहजाद से मैं जवाब ले लूं। नहीं, बस मैं इसमें एक ही ये इनसे पूछिए कि क्या अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात से सहमत है? देने दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है? आसिम वकार की प्रबल इच्छा है कि पहले सुरेंद्र राजपूत बोले, तो वो एक दूसरे में निपटा ले, फिर उसके बाद आप पे जो आरोप लग रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ये भी कह रहे कि 55 घंटे ईडी उनको बिठा के रखती है, उनसे सवाल पूछती है। अरे मैडम, बात तो समझिए, आप थोड़ी एंकर है, आप मेरी बात मैं समझ रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मुझे भी तो सवाल पूछना है। सुरेंद्र राजपूत इस बात की जवाब दें। मैं उनसे लेती हूँ जवाब, जवाब तो लीजिए। अरे सर रुक जाइए ना, मैं तय करूंगी। अरे मैडम, आप मेरी बात को समझिए। अरे सर रुक जाइए, मैं पूछ रही हूँ ना। कमाल कर दिया आपने। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। मुझे जिससे पूछना मैं उससे पूछूंगी, ठीक है। शहजाद जी, सुरेंद्र जी के आरोपों का जवाब तो दीजिएगा। इसके अलावा 55 घंटे राहुल गांधी को ईडी बिठा के रखती है, लेकिन केसीआर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आप लोग कुछ नहीं करते हैं उस पर। उनको क्यों, उनकी सदस्यता नहीं जाती, उनका घर नहीं जाता, सब कुछ राहुल गांधी के साथ हो रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है उनका घर क्यों गया था, वो तो एक अलग मामले में ओबीसी समाज को गाली देने के लिए कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। तो क्या वो कह रहे कोर्ट विद्वेष की भावना से काम करती है? और यही राहुल गांधी एंड कंपनी, जब शराब घोटाले में जांच होती है तो ईडी की कार्रवाई की वाहवाही करने वाले सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा और सुरेंद्र राजपूत होते हैं। तो बता दीजिए कि ईडी की कार्रवाई वहां पर विद्वेषपूर्ण है कि नहीं है? परंतु महत्वपूर्ण सवाल क्या है जो आसिम वकार ने उठाया, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी हमारे साथ वोट किया था। बताइए कितना पैसा मिला आपको वोट करने के लिए? यदि ये कहते हैं कि बीआरएस का हमें समर्थन देना किसी बिल के विषय पे, ये इसका मतलब हमारी जुगलबंदी है, तो बताइए कि ये यूएपीए बिल पर, जीएसटी बिल पर और नारी शक्ति पर सुरेंद्र राजपूत जी कितना ले लिया आपके राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों ने? जरा गिनाइए। सुरेंद्र जी जवाब जी जवाब जी, दूं? आसिम जी की बहुत इच्छा है आपसे जवाब ले लो, आप उनके आरोपों का भी जवाब दीजिए। बिल्कुल दोनों लखनऊ से लड़ते इतना है। ठीक जी, जी। दोनों ऐसा लखनऊ ऐसा है ऐसा है शहजाद भाई, जो महिला आरक्षण बिल था वो आपके नाना नहीं, आपके मतलब मोदी जी के नाना नहीं लाए थे, वो हमारा बिल था। जीएसटी बिल भी मोदी जी के दादा नहीं लाए थे, वो भी हमारा ही बिल था। गब्बर सिंह कहाँ बोलते हो? अभी सुन लीजिए ना, उसको गब्बर सिंह खराब कहाँ तरीके बोलते हो? आप बीच में आप एंकर क्यों बन जाए? पहले आसिम एंकर बन रहे हैं, अब आप एंकर, कम से कम मर्यादा रखिए। गब्बर सिंह एंकर टैक्स का काम बोलते हैं ना एंकर- आपके एक वो। मिनट शहजाद गब- पूरा करें। चलिए। हाँ। हाँ, गब्बर सिंह टैक्स इसलिए बोलते हैं कि उसमें विसंगतियां आप लोग विकृतियां लेकर के आए हमारे समर्थन के बावजूद। पहले तो आप हमको यही बता दीजिए कि उसी जीएसटी बिल को आप पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी कोसते थे, उसके बाद आप लेकर के आए, आपको शर्म नहीं आती? और उसके बाद अपना कहते, इतना दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना तो कोई नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से सीखे। महिला आरक्षण बिल हमारा, कहन हमारा हो गया। पटेल साहब हमारे, कहन हमारा हो गया। ये क्या नाम, जीएसटी बिल हमारा, कहने लगे हमारा हो गया। अरे भाई, आप कहां से लेकर के आए हो? आप तो खुद ही कहते हो कि कांग्रेस के बिल को हमने पास कराया। तो आप इस चीज को बहुत क्लियर कट समझ लो। आप लोग किराए के प्रतीकों को मत ढूंढो, अपने अपने प्रतीक लेकर के आया। ठीक। दूसरी बात आपने जब अभी असीम साहब ने कही, तो असीम साहब आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम आपको बेवजह तूल नहीं देंगे, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के और बीआरएस की बी टीम थे, हो और आगे भी रहोगे। ठीक है रही मैं बात लास्ट हमारे एक वाक्य केवल एक। हमारे अध्यक्ष यही की बात बात तो या उत्तर हमारी प्रदेश के सारी अध्यक्ष चीजों अजय राय की बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं। अजय तो आप अजय अपने राय ने प्रदेश अध्यक्ष से बिल्कुल ऐसा सहमत हैं या कुछ नहीं नहीं है? कहा। अजय राय ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के एक सम्मानित सदस्य थे, ठीक है हैं सुरेंद्र जी, और रहेंगे। ठीक है, वक्त कम है। और शहजाद बिल्कुल बहुत आखिरी 20 सेकंड समझ लीजिए, ये जो आसिम बकार साहब इस तरीके की बातें आपको अच्छी, क्योंकि आप ठीक है, बेवजह सुरेंद्र कभी जी हो हमारे गया। ठीक है, सुरेंद्र जी। अखिलेश जी तो ठीक है। भाजपा के साथ जाना शहजाद, चाहते कितनी हैं। सीटें लग रही है आप लोग को आपका जीत रहे हैं? पता ही नहीं, हमें तो बहुमत से ज्यादा मिलेगी तभी तो हाँ। सरकार बनेगी। ठेकेदार देखिए आप सुरेंद्र राजपूत जी, आपको अपडेट कर लूं, अखिलेश जी ने आपको चिरकुट और छुटवैया भी कहा है, छोड़ देते उस विषय को। आपने बोला भाड़े के प्रतीक, अरे नरसिम्हा राव जी के शव को आने नहीं दिया सोनिया जी ने। नरसिम्हा राव जी के शव को अंदर आने नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। आपका नहीं, था। अखिलेश ठीक है, जी माफी ने चाहूंगी, कहा वक्त कि इतना ही है। कांग्रेस में कांग्रेस के नेता बीजेपी से ठीक है, माफी चाहूंगी, वक्त इतना ही था। आप सभी लोग मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।